हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। आज हम हिंदी में वर्णमाला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, है ना। जितना फास्ट वे से हम रिवीजन कर सकते हो उतने फास्ट तरीके से करेंगे। उसके बाद आप वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना। जैसा आपको पता है टाइम बहुत कम है, तो आपको फटाफट रिवीजन करना है, आपने पहले से पढ़ के रखा होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में, वो टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला से आपको हर साल एक आध क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक, तो वैसे बेसिकली वर्णमाला यदि बात करते हैं वर्णमाला में, तो वर्णमाला मिलके किससे बनी होगी? वर्ण से मिलकर बनी होगी। वर्ण होता क्या है? तो किसी भी ध्वनि को जब हम लिखित रूप में दर्शाते तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जब बहुत सारे वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है अक्षर। अक्षर का बड़ा रूप होता है पद, जिसको हम शब्द बोलते हैं, और शब्द का बड़ा रूप होता है पदबंध, और उससे बड़ा रूप होता है आपका उपवाक्य, और सबसे बड़ा जो वाक्य होता है, जो हम बोलते हैं कोई भी साधारण सी चीज़ जो बोलते हैं वो वाक्य के रूप में होती है ना। तो सबसे बड़ा क्या होता है? हमारा वाक्य होता है। तो यदि हम जो हमारे हिंदी में जो 52 वर्ड हैं टोटल, उनको यदि हम सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इस वर्णमाला को हमने पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा हुआ है। एक होता स्वर, एक होता व्यंजन, और एक होता हमारा अयोगवा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वर को। स्वर क्या होते हैं? तो जिनको बिना किसी रुकावट के बोला जाता है ना। मतलब जब हम बोल रहे होते तो उन्हें बहुत कम समय लगता है, इनको बिना किसी रुकावट के बोला जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, है ना। इसमें किसी भी प्रकार के वर्ण की जो है सहायता, किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। यदि हम टोटल संख्या में बात करते हैं कि स्वर कितने हैं हमारे पास, तो संख्या में जो हमारी वर्णमाला है उसमें सिर्फ 11 या 11 जो है हमारे पास स्वर हैं। यदि देखोगे कि कौन कौन से जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, वही चीज़ है आपका आ ई उ ऊ, ऋषि हो गया आपका ए ओ औ, और यदि हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? 11 क्या हो गए? स्वर हो गए। अम और अहा भी बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये अयोगवा है ना। अब हम क्या करेंगे? स्वर का वर्गीकरण करेंगे। तो स्वर का जो वर्गीकरण किया गया है, 6 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम करेंगे इसको मात्रा के उच्चारण के आधार पर, फिर करेंगे जीवा के उच्चारण के आधार पर, फिर इसका जो वर्गीकरण होगा मुख खुलने के आधार पर, फिर हम इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो जाति के आधार पर, फिर ओष्ठाकृति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा उच्चारण के आधार पर सामान्यतः इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है आपका लघु स्वर और एक होता है आपका दीर्घ स्वर, है ना। यदि हम बात करते हैं लघु स्वर क्या होता है आपका, तो लघु स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है ना, या जिसके बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लघु स्वर बोलते हैं। तो बेसिकली लघु स्वर हमारे क्या होते हैं? जैसे हमारा आ हो गया, है ना, ई हो गया, ऊ हो गया, और ऋषि हो गया, ये हमारे क्या है? लघु स्वर है। इनके उच्चारण में हमको किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमको क्या होता है? लघु स्वर से दुगना समय लगता है ना। या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि 2 लघु स्वर जब आपस में मिलते हैं तो हमको दीर्घ स्वर मिल जाता है। ठीक, जैसे हमारा लघु स्वर क्या है? आ और आ, ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? बड़ा आ मिल जाएगा। ऐसे ई को जब हम जोड़ेंगे तो बड़ी ई मिल जाएगा, ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ मिल जाएगा। बेसिकली यदि हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर संख्या में हमारे पास 7 है, लेकिन दीर्घ स्वर को भी हमने और डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो होता है, यहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था कि समान स्वर जो है हमारे, या हम बोल रहे थे जो हमारे मूल स्वर हैं, जो हमारे लघु स्वर है, समान थे जब वो, है ना, तो उनसे मिलकर हमारा क्या बना था? दीर्घ स्वर बना था। अब यदि हम यहाँ पर क्या कर लें, हम असमान वर्ण यदि ले लें, तो असमान वर्णों को यदि हम ले लेते हैं, या असमान स्वर को यदि हम ले लेते हैं, और उनको मिला के जो हमारा वर्ण मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। जैसे यदि हम बात करते हैं आ, तो यहाँ पर है, लेकिन इसके साथ हमने किसको मिला दिया? ई को मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। ऐसे ही आ के साथ यदि हमने ए को मिला दिया तो ये बड़ा ए बन जाएगा। आ के साथ हमने ओ को मिला दिया तो हमारा ये ओ बन जाएगा, और यदि आ के साथ ओ को मिला दिया तो ये औ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है बेसिकली ये हमारे हिंदी में बहुत कम यूज होता है, या बोल सकते हैं यूज होता ही नहीं है। ये जनरली जो प्लुत स्वर है संस्कृत में यूज होता है। इसकी संख्या बेसिकली प्लुत स्वर की यदि संख्या की बात करें तो संख्या में कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं, इनको बोलने में जनरली क्या होता है? तिगुना समय लगता है ना। जैसे हमारा लघु स्वर था, लघु स्वर को बोलने में हमको बहुत कम समय लगता है, या जो
दीर्घ स्वर है उसको लघु स्वर से दुगना समय लग रहा था, और जो प्लुत स्वर है उसको बोलने में तिगुना समय लग रहा होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं तो राम बोलते समय हमको बहुत टाइम तक राम बोलना पड़ता है। जैसे ओम बोलते तो बहुत देर तक यदि हम बात करते हैं तो उसका उच्चारण होता है। तो इस पर प्लुत स्वर में आपके दो वर्ड होते हैं, एक तो जिसको हम एस के फॉर्म में शो कर रहे हैं, एक जेड के फॉर्म में, तो इसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, इनको इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जीवा के उच्चारण के आधार पर, तो जीवा के उच्चारण के आधार पर हमारे पास जो होते हैं स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जो आगे वाले भाग से, जीवा के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं उनको अग्र स्वर बोलते हैं। जो मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं उनको मध्य स्वर बोलते हैं। और जो पीछे वाले, जीवा के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं उनको पश्च स्वर बोलते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं आपके? ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मध्य स्वर में, तो मध्य स्वर में क्या होता है? आ। पश्च स्वर क्या होते हैं? इनके अलावा जो भी बचे वो आपके किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में आ जाएंगे। जैसे बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वर का किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, तो इसको यदि हम बात करते हैं तो इसको जो विभाजित किया हुआ इस पर होता है विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। अब विवृत स्वर की यदि हम बात करते हैं तो जिसपे हमारा मुख जो है पूरी तरीके से खुला होता है उसको हम बोलते हैं कि ये विवृत स्वर है ना, जिसके उच्चारण में हमारा जो मुख है वो जनरली पूरा खुल जाता है। जैसे यदि हम बात करते हैं आज जब हम बोलेंगे तो हमारा जो मुख है वो पूरा खुलता है। अर्धविवृत की यदि हम बात करते हैं तो इसके उच्चारण में यदि हम बात करेंगे तो हमारा जो मुख है वो आधा खुलता है। जैसे आ हो गया, ए हो गया और ओ बोलोगे तो आपका जो मुख है वो आधा खुलेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं संवृत, तो संवृत स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपका मुंह लगभग बंद ही होता है ना। जैसे यदि आप मुंह को अपने बंद करके भी यदि इन वर्ड को बोलना चाहते हो तो आसानी से बोल सकते हो, ई ई उ, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अर्ध संवृत, मतलब जिसमें हमारा मुख लगभग आधा बंद रहता है ना, तो इस पे कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं आपके? ए हो गया और ओ हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जाति के आधार पर, जाति के आधार पर हमने इसको दो तरीके से विभाजित किया हुआ स्वर को, एक तो सजाती स्वर होते हैं और एक विजाती स्वर होते हैं। सजाती स्वर क्या होते हैं? जो कि समान उच्चारण से, मतलब एक ही प्रकार के उच्चारण से बोले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सजाती। और जो एक ही प्रकार के उच्चारण से नहीं बोले जाते उनको बोलते हैं विजाती स्वर। सजाती स्वर क्या है हमारे पास? जैसे आ ई उ ए है ना, इनको एक ही तरीके से बोला जाता है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सजाती हो जाएंगे। विजाती की यदि हम बात करेंगे, आ ई बोलेंगे तो हमारा उच्चारण ए का होगा, उ ई बोलेंगे तो ए निकल कर आएगा, आ उ बोलेंगे तो ओ निकल कर आएगा, और ए और उ बोलेंगे तो औ निकल कर आएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब ओठ का आकार किस प्रकार का बनेगा, तो यदि हम बात करते हैं व्रतमुखी, यदि हमारा व्रत मतलब हमारी जो ओष्ठ है, जब किसी वर्ड को बोलेंगे तो यदि वो वृत्ताकार बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्रतमुखी। इस पे कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? जैसे ऊ हो गया, ओ बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और बड़ा औ हो गया, या ओ के बाद हम बोल सकते हैं औ हो गया। अवृत्तमुखी की यदि हम बात करते हैं तो इसके अलावा जिसपे हमारा पूर्ण वृत्त नहीं बनता है ना होंठ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आवृत्तमुखी। जैसे आ ई ए ये सारे हो गए। उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो मूल स्वर होता है और आपका संधि स्वर होता है। संधि स्वर मतलब जो दो वर्डों के मिल से बनेंगे। मूल स्वर जो आपके पहले थे, जो आपके किसी से उत्पन्न नहीं हुए है ना, जो खुद मतलब मूल स्वर है, उनसे ही दूसरे वर्ड बनते हैं, दूसरे स्वर बनते हैं। जैसे आ ई उ और ऋषि हो गया आपका। ठीक है, संधि स्वर में यदि बात करते हैं दो स्वर से बनते हैं, वही हो गया आपके, जैसे दीर्घ स्वर हो गया और आपका संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से आपका स्वर वाला पार्ट जो है फिनिश हो गया। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं व्यंजन, तो व्यंजन क्या होते हैं हमारे? जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हमने अभी स्वर पढ़े हैं, और व्यंजन क्या होते हैं? जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? मूल संख्या इनकी होती है 33। अब यदि आपने पूरा वर्णमाला सीखी होगी, यदि आपको पूरे वर्ण याद होंगे तो आपको ये टेबल याद करने में या जो व्यंजन है उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। बेसिकली हम इसको याद करने के लिए 5 वर्ग में बांट देते हैं और इसका कोड बना लेते हैं कचट तप। कचट तप, ठीक है। इससे हम क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, काखा, का वर्ग में क्या क्या है आपके पास? काखा गा घा डा। चा में क्या है? चाछा जाझा इंगा। टाठा डाढ़ा डा। ता वर्ग में क्या है? ता था दा धा ना। पा वर्ग में क्या है? पाफा बाभा न मा। ठीक है, तो ये जो पूरे के पूरे ये जो आपको 25 दिख रहे हैं, है ना, ये 5 होगा, ये 5 होगा, इन 5 को हम बोलते हैं वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। इसके अलावा जो आपके पास होता है या रा लावा, इनको हम बोलते हैं क्या? अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद जो 3 प्रकार के शा होते हैं और हा,
शाह हो गया, शाह हो गया और सा हो गया। इस और यदि हम बात करते हैं हाँ, तो इनको हम क्या बोलते हैं, संघर्ष या ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है छा छत्री का त्रा और ज्ञा और स्रा, इनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। और एक होते हैं आपके पास डा और ढा, इनको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन या विकसित व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या तड़नजात बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली होते क्या है ये, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। तो मुख से निकलने वाले, जब हम इन वर्णों को ऐसे वर्ण या बोल सकते हैं ऐसे वर्ण जब उनको बोल रहे होते हैं, तो जो मुख से हमारी वायु निकलती है वो किसी ना किसी अंग से स्पर्श करते हुए निकलती है, किसी ना किसी अंग से। अंग मतलब क्या, या तो वो कंठ हो गया, या तो वो तालु होगा, या तो वो मूर्धा हो गया, या तो वो दंत होगा, या तो वो ओष्ठ होगा, है ना। कंठ मतलब हमारे गले से, तालु मतलब जीभ से, मूर्धा मतलब जीभ के और पीछे वाला मतलब ऊपर साइड का जो भाग है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। दंत मतलब हो गया दांत, और ओष्ठ मतलब पता है आपको। ठीक है, तो जब वायु इनमें से किसी से भी टच होकर निकलती है, स्पर्श करके निकलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसकी संख्या कितनी है, तो मैंने पहले बता दिया इनकी टोटल संख्या कितनी है 25। इनको कितने वर्ग में विभाजित किया हुआ, 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। अंतःस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, अंतःव्यस्त व्यंजन वह व्यंजन जिसपे हम जब बोल रहे होते हैं ऐसे वर्ण, तो जो हमारी वायु होगी वो क्या होती है, घूम के बाहर निकलती है ना, वायु अंदर से घूमकर बाहर निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। नाम से समझ में आ रहा, अंतःस्थ, जैसे या बोलो, रा बोलो, ला बोलो या वा बोलो, तो जो वायु निकलेगी वो घूम के बाहर निकलती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। इस पर जो आपका रा होता है और ला होता है, इनका भी सेपरेट नाम है। जैसे यदि मैं रा की बात करूं तो इसको हम प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं या लुंठित व्यंजन बोलते हैं। अब ये प्रकंपित व्यंजन मतलब जब हम रा बोल रहे होते हैं तो हम जो वायु होगी वो पूरे से मतलब बोल सकते हैं कि कंपन कर देती है, जो कंपन उत्पन्न पैदा करती है। जैसे यदि हम ला बोलते हैं तो ला बोलने में जो वायु होती है वो अगल बगल से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, जब जो हमारी जीभ है, जीभ से जब वायु टकराती है तो क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उन्हीं व्यंजन को हम क्या बोल देते हैं, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। एक ऊष्मा जनरेट होती है उच्चारण में वायु तथा जीवा में घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा हमारे पास, शा, शा, शा और हा। नेक्स्ट हमारे पास जो आईएमपी एग्जाम में पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो जब दो असमान व्यंजन आपस में मिलते हैं, है ना, जब दो असमान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन मिलता है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो इस पर यदि हम बात करते हैं, इसमें जो छा छत्री का है ये किस किस से मिलकर बना है, और ये ज्ञा जो है वो किस किस से मिलकर बना है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना। छा जो मिलकर बना होता है वो का और सा षटकोण का जो होता है उससे मिलकर बना होता है। जबकि यदि हम ज्ञा की बात करें तो हमारे पास जा से आधा जा, इस पे हलंत लगी है, इसमें भी हलंत लगी है, ध्यान रखना हलंत लगी है, और हलंत बाद वाले में नहीं लगेगी, पहले वाले वर्ण में ही लगेगी। जा और ये जो हमारा इंगा पंजे का होता है उसको जब आपस में मिलते हैं तो हमारा ज्ञा बनता है। नेक्स्ट यदि हम त्रा की बात करते हैं तो त्रा आसानी से समझ में आ जाता है किससे मिलकर बनता है, ता और राशे। ऐसे यदि हम बात करते हैं स्रा की, तो शा और राशे मिलकर बनता है हमारा स्रा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की, तो द्विगुण व्यंजन क्या कहलाते हैं, डा और ढा। उच्चारण में, जिसके उच्चारण में हमारी जीभ ऊपर नीचे होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है, आगत व्यंजन भी बोलते हैं इसको, विकसित व्यंजन भी बोलते हैं इसको, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं और तड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जो हमारे व्यंजन है उनका भी यदि हम वर्गीकरण करें तो इसका भी वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। एक तो प्राण के आधार पर, दूसरा घोष के आधार पर, तीसरा उच्चारण के आधार पर। प्राण के आधार पर यदि हम बोलते हैं, प्राण मतलब क्या है, यहाँ पर वायु है ना, कि जब उस वर्ण को बोल रहे हैं, उस व्यंजन को बोल रहे हैं तो कितनी वायु बाहर निकल रही है। तो इसको हमने 2 प्रकार से प्राण के आधार पर यदि हमने इसको क्लासीफाई किया तो इसके अंदर भी इसको 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। एक होता अल्प प्राण, एक होता महाप्राण। अल्प मतलब कम, जिसमें कम वायु बाहर निकले उसको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। महा मतलब क्या होता है, बहुत सारा, तो जिसमें बहुत सारी वायु बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। तो अल्प प्राण के एग्जाम्पल में क्या होते हैं, 1 3 5 है ना। तो किसी भी वर्ग का जो पहला वाला पंक्ति है, जैसे यदि हम बात करते हैं पहले वाले क्या है, जैसे ये हो गया का, चा, टे, ता, प, एक तो ये हो गया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 1 3 5, तीसरा वाला वर्ड क्या है आपके पास, ये, और 5वां वर्ड क्या है आपके पास, ये है ना। तो आपके पास ये वाले सारे, ये वाले सारे और ये वाले सारे, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके अल्प प्राण के अंतर्गत। इनको जब आप बोलोगे तो आपकी जो वायु है वो बहुत कम निकलेगी। और इसके अलावा पहले, तीसरे और 5वें के अलावा आपके पास या, रा, ला और वा, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं,
अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं महाप्राण की, तो जब महाप्राण किसको, इसके अलावा जो बचे, जैसे दूसरा और चौथी पंक्ति कॉलम जो बचा हुआ है, स्तंभ जो बचा हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। और इसके अंतर्गत आपका शा 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 और हा भी आता है ना। अच्छा, इनको बोलने में, इनको किस तरीके से बोला जाता है तो वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे उच्चारण के आधार पर कि क्या डिफरेंस है शा में और शा में। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास घोष के आधार पर। घोष मतलब हम बोल सकते हैं कंपन कितना हो रहा है ना। तो कंपन के आधार पर यदि हम बात करेंगे, इसको भी दो प्रकार से बांटा है, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन मतलब जिसपे ज्यादा कंपन मौजूद होगा, अघोष मतलब जिसमें कम कंपन मौजूद होता है। तो जिसपे ज्यादा कंपन मौजूद होगा वो कौन कौन से होते हैं, 3 4 5, है ना, 3 4 और 5। जैसे हमने इसको नाम दे दिया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा, है ना। पंचमाक्षर इसको बोलते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम हाँ, सघोष में तो तीसरा चौथा पांचवा, तो ये वाली पूरी पंक्ति, पूरी रो हो गई, ये वाली और ये वाली, है ना। तो ये वाला पूरा कॉलम, ये वाला पूरा कॉलम, ये वाला पूरा कॉलम, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सघोष के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा या रा लावा किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये सघोष के अंतर्गत आ जाएगा। इनको बोलने में कंपन, जैसे इस पर नाम से ही समझ में आ रहा है, रा प्रकंपित है, मतलब उस पर क्या है, कंपन ज्यादा हो रहा है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अघोष, अघोष क्या कहते हैं, जिसमें कम कंपन आएगा, वो कौन कौन से कहलाएंगे, पहला और दूसरा। इसके अलावा भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास शाह हो जाएगा, शाह हो जाएगा और शाह हो जाएगा। यहां पर हा को साथ में नहीं लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर यदि हमने क्लासीफाई किया तो हमारे पास होता है कंठ व्यंजन, तालु व्यंजन, मूर्धा व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, जिसको हमने यहां पर भी डिस्कस किया हुआ। का वर्ग किससे निकलता, हमारे कंठ से निकलता। चा वर्ग किससे निकलता, हमारे तालु से निकलता। टा वर्ग किससे निकलता, मूर्धा से निकलता है। ता वर्ग निकलता हमारे दंत से और पा वर्ग निकलता हमारे ओष्ठ से। अब बिना ओष्ठ की सहायता से आप पावर को नहीं बोल सकते, या बिना दांत का सहारा लिए आप तावर को नहीं बोल सकते। यदि आप चाहो तो बोल के देख लो, आप नहीं बोल पाओगे, है ना। जैसे कंठ व्यंजन होता है, कंठ व्यंजन में क्या होता है, काखा गाघा डा। तालु व्यंजन, तालु व्यंजन जिसको तालु की सहायता से, मतलब जीभ की सहायता से बोला जाता है ना, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास, चा छा जा झा जा। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो आपका शलजम वाला शाह होता है ना, इसको भी जीभ की सहायता से ही बोला जाता है, तालु की सहायता से ही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है मूर्धा, मूर्धा व्यंजन क्या होता है, मतलब जो हमारा जीभ का अंदर ऊपर वाला जो भाग होता है ना, जो ऊपर वाला भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, मतलब यहां वाला भाग। ठीक, इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो षटकोण होता है वो मूर्धा वाले भाग से बोला जाता है। तो अब यहां पर तो आपको समझ में आ गया, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा में इशारे तो होंगे, साथ में आपके पास शा षटकोण का भी होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दंत, दंत की सहायता से जो आप नॉर्मल शाह बोलते हो, वो कौन सा शाह होता है, जिसको दांत की सहायता से बोला जाता है ना, ये। इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ आपको पता है, दंतोष्ठ व्यंजन। उसके बाद आपको याद रखना दंतोष्ठ व्यंजन किसको बोलते हैं, तो वा को दंतोष्ठ व्यंजन बोला जाता है। वत्स्य व्यंजन किसको बोला जाता बोलते हैं, तो ना रा ला, इनको क्या बोलते हैं, वत्स्य व्यंजन। और स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अपन हा को। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कंठ की सहायता से कौन सा स्वर बोला जाता है, तो आ और आ। तालु की सहायता से ई बोला जाता है, मूर्धा की सहायता से ऋषि बोला जाता है। नेक्स्ट यदि ओष्ठ की सहायता से बात करेंगे तो ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है। कंठ प्लस तालु दोनों की सहायता से, मतलब दोनों का जो मिक्सचर होता है उससे क्या, कौन सा स्वर बनता है हमारा, ए और ए। कंठ और ओष्ठ की सहायता से कौन सा बनता है, ओ और औ। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से हमारा व्यंजन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या कहलाता है, ऐसे वर्ण जो कि ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। जनरली इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया होता है, एक होता है अनुस्वार जिसको हम अम्म पढ़ते हैं, और एक होता है आपके पास विसर्ग जिसको हम आहा पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है इसका पूरा हमने शॉर्ट में रिवीजन कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। अभी आगे देखते हैं हम अनुनासिक ध्वनियां क्या कहलाती हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमारा मुख और नाक दोनों मदद करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक ध्वनियां, है ना। इसको पहचानते कैसे, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है उनको ही हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक ध्वनियां बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निर्नुनासिक ध्वनियां। निर्नुनासिक ध्वनियां क्या कहलाती हैं, जिनके उच्चारण में केवल मुख मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक ध्वनियां। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आ हो गया, ई ई उ, है ना।
नेक्स्ट हमारे पास अनुतान। अनुतान क्या कहलाते हैं? जब हम छंद को पढ़ते हैं, छंद की जब पंक्तियों को पढ़ते हैं तो जो उस पर उतार और चढ़ाव आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुतान बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास बालाघात। बालाघात क्या कहलाता है? जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो किसी मात्रा पर या किसी शब्द पर जो विशेष बल दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बालाघात बोलते हैं। जनरली ये 4 प्रकार का होता है: अक्षर बालाघात, शब्द बालाघात, वर्ण बालाघात और या मात्रा बालाघात। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या कहलाते हैं? जो हमारा चा वर्ग था, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। जैसे चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया और इंगा पंजा हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यंजन गुच्छ या संयुक्ताक्षर क्या कहलाते हैं? तो जहां दो शब्दों के मध्य स्वर ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यंज गुच्छ बोलते हैं। जनरली ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो व्यंज गुच्छ होता है और एक होता है द्वित व्यंजन कहलाता है ना, इसको भी 2 प्रकार से। नेक्स्ट हमारे पास होता है लास्ट वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद जब हम क्या करते हैं? स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। अब आप वर्ण विच्छेद के जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कर सकते हैं, जनरली ये एग्जाम पे सब इंजीनियर के एग्जाम पे नहीं आता लेकिन एसआई वगैरह के एग्जाम पे आता है ना, तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। बाकी जितना भी मैंने करा दिया आपको, है ना, जितना भी मैंने आपको वर्णमाला में करा दिया इसको आप बार बार रिवाइज करो, इसी में से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।